नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब दुनिया के दूर दराज देशों से हजारों विद्यार्थी महीनों की कठिन यात्रा करके केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते, घने जंगलों से गुजरते और अनजान रास्तों की कठिनाइयों को सहते हुए एक ऐसे स्थान तक पहुंचते थे जिसे उस समय ज्ञान का सबसे उज्जवल दीपक माना जाता था। वह स्थान था नालंदा विश्वविद्यालय। आज जब हम किसी महान विश्वविद्यालय का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में आधुनिक इमारतों, विशाल पुस्तकालयों और अत्याधुनिक तकनीक की छवि बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग 1500 वर्ष पहले भारत की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां हजारों विद्यार्थी और हजारों आचार्य एक साथ रहते, अध्ययन करते और संसार को नई दिशा देने वाले विचारों का निर्माण करते थे। जहां प्रवेश पाना इतना कठिन था कि अनेक विद्वान द्वार से ही लौट जाते थे। जहां केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। लेकिन इस अद्भुत विश्वविद्यालय की कहानी केवल उसके वैभव की कहानी नहीं है, यह उस ज्ञान की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को प्रकाशित किया। यह उन महान गुरुओं की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। ये उन विद्यार्थियों की कहानी है जिन्होंने सत्य की खोज में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यह उस दर्दनाक दिन की कहानी भी है जब ज्ञान का सबसे विशाल भंडार आग की लपटों में समा गया और कहा जाता है कि उसकी पुस्तकों की ज्वाला कई महीनों तक शांत नहीं हुई। क्या सचमुच नालंदा का पुस्तकालय इतने लंबे समय तक जलता रहा? क्या वहां लाखों ग्रंथ सुरक्षित थे? आखिर ऐसा क्या पढ़ाया जाता था कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और दूर दूर के देशों से विद्यार्थी यहां आने को अपना सौभाग्य मानते थे? और यदि नालंदा इतना महान था तो फिर उसका अंत कैसे हुआ? क्या केवल एक आक्रमण ने सदियों की ज्ञान परंपरा को समाप्त कर दिया, या इसके पीछे और भी गहरी कहानियां छिपी हुई हैं? आज की यह यात्रा केवल इतिहास की यात्रा नहीं होगी, यह उस युग में लौटने का प्रयास होगी जब भारत को विश्व गुरु केवल कहा नहीं जाता था, बल्कि पूरी दुनिया उसे उसी सम्मान से देखती थी। इस कहानी में आपको मिलेगा ज्ञान, त्याग, संघर्ष, वैभव, करुणा और इतिहास के ऐसे रहस्य जो आज भी शोधकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। तो आइए, समय की धूल हटाकर उस स्वर्णिम युग के द्वार खोलते हैं और प्रवेश करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की उस अद्भुत दुनिया में, जहां हर ईंट ज्ञान की गवाही देती थी और हर प्रांगण से विद्या की सुगंध आती थी। यदि आपको इतिहास की ऐसी सजीव और प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं, तो इस कहानी को अवश्य पसंद करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, अपने विचार हमें टिप्पणी में लिखें और हमारे इस ज्ञान यात्रा परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए आरंभ करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की अमर गाथा। अध्याय 1, ज्ञान के सूर्य का उदय। बहुत समय पहले, जब भारत अनेक समृद्ध राज्यों में विभाजित था, तब मगध की धरती केवल अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध थी। इसी पवित्र भूमि पर एक छोटा सा स्थान था जिसका नाम था नालंदा। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही स्थान आने वाले वर्षों में पूरे विश्व के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा। नालंदा की धरती बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध अनेक बार इस क्षेत्र में आए थे और यहां अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। भगवान महावीर का भी इस क्षेत्र से गहरा संबंध रहा। इन महान आत्माओं की उपस्थिति ने इस भूमि को पहले ही आध्यात्मिक महत्व प्रदान कर दिया था। धीरे धीरे यहां विद्वानों और साधकों का आना जाना बढ़ने लगा। समय बीतता गया। मगध की सत्ता अनेक राजवंशों के हाथों में आई और गई। फिर एक ऐसा युग आया जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन का अभूतपूर्व विकास हो रहा था। इसी स्वर्णिम काल में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने ज्ञान के लिए एक ऐसे केंद्र की कल्पना की जो केवल एक विद्यालय न हो, बल्कि विचारों का महासागर बने। राजा ने समझ लिया था कि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, बल्कि उसके शिक्षित नागरिक होते हैं। इसीलिए उन्होंने नालंदा में एक विशाल शिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया। धीरे धीरे भवन बनने लगे, विशाल प्रांगण तैयार हुए, अध्ययन कक्षों का निर्माण हुआ, ध्यान और वाद विवाद के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए, यात्रियों और विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी की गई। शुरुआत छोटी थी,
लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा था। देश के अलग अलग भागों से विद्वानों को आमंत्रित किया गया। जिन लोगों ने अपना जीवन ज्ञान की साधना में बिताया था, उन्हें यहां सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा पूर्णतः समर्पण का विषय थी। यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहले स्वयं को अनुशासन में ढालता, फिर अध्ययन प्रारंभ करता। धीरे धीरे नालंदा का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग सुनते कि यहाँ ऐसे आचार्य हैं जो केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं, बल्कि जीवन के मर्म को भी समझते हैं। यहाँ प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता थी। किसी विचार को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता था कि वह प्राचीन है। तर्क, प्रमाण और अनुभव, तीनों का समान महत्व था। यही नालंदा की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक युवा विद्यार्थी कई महीनों की यात्रा करके यहाँ पहुंचा। उसके पैरों में छाले थे, कपड़े धूल से भर चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा चमक रही थी। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर उसका स्वागत किसी उत्सव की तरह नहीं हुआ। वहां बैठे एक वरिष्ठ आचार्य ने उससे प्रश्न पूछना आरंभ किया। पहला प्रश्न सरल था, दूसरा कठिन, तीसरा उससे भी अधिक गहन। विद्यार्थी उत्तर देता गया, कभी आत्मविश्वास से, कभी संकोच के साथ। जब प्रश्न समाप्त हुए, तब आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, अब तुम्हारी वास्तविक यात्रा आरंभ हुई है। ऐसा केवल उसी युवक के साथ नहीं होता था। नालंदा में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी। कहा जाता है कि बहुत कम अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हो पाते थे। ज्ञान का यह मंदिर सभी के लिए खुला था, लेकिन प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता था जिनमें सीखने का धैर्य और सत्य को स्वीकार करने का साहस होता था। विश्वविद्यालय धीरे धीरे फैलता गया। नए भवन बने, विशाल आंगन तैयार हुए, छात्रावासों की संख्या बढ़ी। देश विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि नालंदा एक छोटे नगर के समान दिखाई देने लगा। सुबह सूर्योदय से पहले घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे परिसर में गूंजती। विद्यार्थी अपने अपने कक्षों से बाहर निकलते। कोई ध्यान करता, कोई सूत्रों का अभ्यास करता, कोई अपने गुरु के साथ चर्चा में बैठ जाता। दिन भर अध्ययन, वाद विवाद और चिंतन चलता। शाम होते होते पूरा परिसर फिर शांत हो जाता, मानो ज्ञान स्वयं ध्यान में लीन हो गया हो। यहाँ केवल बौद्ध दर्शन ही नहीं पढ़ाया जाता था। वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, खगोल, भाषा, साहित्य, राजनीति और अनेक विषयों का गहन अध्ययन होता था। अलग अलग परंपराओं के विद्वान एक ही स्थान पर बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं। इसी वातावरण ने नालंदा को अन्य शिक्षण संस्थानों से अलग बना दिया। कुछ वर्षों बाद चीन से एक यात्री भारत पहुंचा। उसने नालंदा की ख्याति सुन रखी थी। वह स्वयं देखना चाहता था कि क्या वास्तव में यह विश्वविद्यालय इतना महान है। जब उसने विशाल परिसर देखा, सैकड़ों कक्ष देखे, हजारों विद्यार्थियों को अध्ययन करते देखा और विद्वानों की गंभीर चर्चाएं सुनी, तो वह आश्चर्य से भर उठा। उसने अपने देश लौटकर नालंदा का ऐसा वर्णन किया कि चीन सहित पूरे पूर्वी एशिया में इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उसके यात्रा वृत्तांत ने अनगिनत विद्यार्थियों को भारत आने की प्रेरणा दी। समय के साथ नालंदा केवल भारत का विश्वविद्यालय नहीं रहा, वह पूरे एशिया का बौद्धिक केंद्र बन चुका था। यहाँ आने वाले विद्यार्थी अपने साथ केवल ज्ञान नहीं ले जाते थे, बल्कि भारत की संस्कृति, करुणा और विचारधारा भी अपने देशों तक पहुंचाते थे। लेकिन जितनी तेजी से नालंदा का विस्तार हो रहा था, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी उसके सामने खड़ी थी। इतने विशाल विश्वविद्यालय का संचालन कैसे होता था? हजारों विद्यार्थियों के भोजन, निवास और शिक्षा की व्यवस्था कौन करता था? यहाँ के महान आचार्य किस प्रकार पढ़ाते थे? और वह कौन सा पुस्तकालय था जिसे संसार का सबसे विशाल ज्ञान भंडार कहा जाता था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां नालंदा विश्वविद्यालय का वास्तविक वैभव अपनी पूरी भव्यता के साथ हमारे सामने प्रकट होगा। अध्याय 2, ज्ञान का अथाह सागर। प्रभात की पहली किरण जैसे ही नालंदा की लाल ईंटों से बने विशाल भवनों को स्पर्श करती, पूरा परिसर जीवन से भर उठता। पक्षियों का मधुर कलरव, मंदिरों की शांत घंटियां और विद्यार्थियों के मंत्रोच्चार की ध्वनि मिलकर ऐसा वातावरण बनाती मानो स्वयं ज्ञान ने इस धरती पर अपना निवास बना लिया हो। विश्वविद्यालय अब केवल एक शिक्षण संस्था नहीं रहा था, वह एक जीवंत नगर बन चुका था। दूर दूर तक फैले विशाल परिसर में अनेक मठ, अध्ययन कक्ष,
प्रार्थना स्थल, उद्यान, सरोवर और छात्रावास थे। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बने चौड़े मार्गों पर सुबह से शाम तक विद्यार्थियों और आचार्यों की आवाजाही लगी रहती थी। हर दिशा से केवल एक ही उद्देश्य दिखाई देता था, ज्ञान की खोज। कहा जाता है कि उस समय नालंदा में हजारों विद्यार्थी और अनेक महान आचार्य एक साथ निवास करते थे। इन विद्यार्थियों में केवल भारत के ही युवक नहीं थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, सुमात्रा और मध्य एशिया के अनेक देशों से भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। उनकी भाषाएं अलग थीं, उनके वस्त्र अलग थे, उनकी परंपराएं भी भिन्न थीं, लेकिन ज्ञान की प्यास सबको एक सूत्र में बांध देती थी। यहाँ का जीवन अत्यंत अनुशासित था। सूर्योदय से पहले सभी विद्यार्थी जाग जाते। स्नान और ध्यान के बाद वे अपने अपने आचार्यों के पास पहुंचते। दिन का प्रत्येक क्षण निश्चित होता था। अध्ययन, चर्चा, मनन, लेखन और वाद विवाद, सबका समय पहले से तय रहता। आलस्य के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं था। नालंदा में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। यहाँ प्रत्येक विषय को समझने के लिए प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता थी। यदि किसी विद्यार्थी को अपने गुरु की बात पर संदेह होता, तो वह बिना भय के प्रश्न कर सकता था। गुरु भी उत्तर देने से पहले उसे सोचने के लिए प्रेरित करते। एक दिन एक युवा विद्यार्थी ने अपने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, यदि दो महान विद्वानों के विचार एक दूसरे से भिन्न हों, तो सत्य किसके पास होगा? आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने सामने रखे जल के पात्र की ओर संकेत किया और बोले, यदि तुम केवल जल का प्रतिबिंब देखोगे तो सत्य बदलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यदि तुम स्वयं जल को समझोगे तो भ्रम समाप्त हो जाएगा। ज्ञान किसी व्यक्ति का नहीं होता, सत्य की खोज करने वाले का होता है। विद्यार्थी कुछ क्षण मौन रहा। उसे समझ आ गया कि नालंदा केवल उत्तर नहीं देता, बल्कि सोचने की शक्ति भी देता है। विश्वविद्यालय में अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। बौद्ध दर्शन के साथ साथ वेद, उपनिषद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, राजनीति, साहित्य, योग और आयुर्वेद का भी गहन अध्ययन कराया जाता था। जो विद्यार्थी चिकित्सा पढ़ते, वे औषधीय पौधों का अध्ययन भी करते। जो खगोल विज्ञान सीखते, वे रात के आकाश को देखकर तारों की गति समझते। जो दर्शन पढ़ते, वे घंटों तक तर्क वितर्क में लगे रहते। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा थी शास्त्रार्थ। विशाल सभा कक्षों में विद्वान एकत्र होते। कोई प्रश्न रखता, दूसरा उसका उत्तर देता, फिर तीसरा उस उत्तर की समीक्षा करता। कभी कभी एक ही विषय पर कई दिनों तक चर्चा चलती। उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि सत्य के और निकट पहुंचना होता था। इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं था, धैर्य, विनम्रता और तर्क की स्पष्टता भी आवश्यक थी। यही कारण था कि नालंदा से निकलने वाले विद्यार्थी केवल विद्वान नहीं, बल्कि विचारक बनते थे। लेकिन नालंदा की सबसे बड़ी धरोहर उसके आचार्य थे। उनमें से अनेक ऐसे थे जिनकी ख्याति पूरे एशिया में थी। उनके पास केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं था। उन्होंने वर्षों तक तप, अध्ययन और अनुभव से अपने व्यक्तित्व को गढ़ा था। उनके लिए शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन का सबसे पवित्र दायित्व थी। वे विद्यार्थियों को केवल शास्त्र नहीं पढ़ाते थे, वे उन्हें संयम, करुणा, धैर्य और विनम्रता भी सिखाते थे। यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय में पीछे रह जाता, तो उसका उपहास नहीं किया जाता, उसे धैर्यपूर्वक फिर से समझाया जाता। यही कारण था कि नालंदा में गुरु और शिष्य का संबंध केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता था, वह जीवन भर का संबंध बन जाता था। विश्वविद्यालय के विशाल छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों का जीवन अत्यंत सरल था। उनके कक्ष छोटे थे, लेकिन स्वच्छ और शांत। उनमें केवल आवश्यक वस्तुएं होती। विलासिता का यहाँ कोई स्थान नहीं था। माना जाता था कि जितना सरल जीवन होगा, उतना ही मन अध्ययन में लगेगा। भोजन भी अत्यंत सादा होता। सभी विद्यार्थी एक साथ बैठकर भोजन करते। वहां किसी के देश, जाति या परिवार का कोई भेद नहीं था। ज्ञान के इस मंदिर में सब समान थे। दिन भर अध्ययन के बाद जब संध्या होती, तो पूरा परिसर एक अलग ही रूप ले लेता। दीपकों का प्रकाश गलियारों में फैल जाता। कुछ विद्यार्थी ध्यान में बैठते, कुछ पुस्तकें पढ़ते और कुछ अपने आचार्यों से दिन भर की शंकाओं का समाधान प्राप्त करते। लेकिन इस पूरे विश्वविद्यालय की आत्मा कहीं और बसती थी। वह था उसका विशाल पुस्तकालय। कहा जाता है कि नालंदा का पुस्तकालय उस समय संसार के सबसे बड़े पुस्तकालयों में गिना जाता था।
उसकी अनेक मंजिलों में हजारों दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित रखे जाते थे। ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी पांडुलिपियां सावधानी से संरक्षित रहती। विद्वान दिन रात उनका अध्ययन करते और नई प्रतिलिपियां तैयार करते, ताकि ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। जब कोई नया ग्रंथ तैयार होता, तो उसे केवल सुरक्षित नहीं रखा जाता, उसकी प्रतियां बनाकर दूर दूर के देशों से आए विद्वानों को भी दी जाती। इस प्रकार नालंदा का ज्ञान सीमाओं से परे जाकर पूरे एशिया में फैलता चला गया। यहीं से अनेक बौद्ध भिक्षु और विद्वान अपने देशों में लौटे और उन्होंने वहां शिक्षा के नए केंद्र स्थापित किए। वे अपने साथ केवल पुस्तकें नहीं ले गए, बल्कि नालंदा की विचारधारा भी साथ लेकर गए। धीरे धीरे नालंदा विश्व भर में सम्मान का प्रतीक बन गया। किसी विद्यार्थी के लिए यह कहना ही पर्याप्त था कि उसने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की है। इतना सुनते ही लोग उसकी विद्वत्ता का सम्मान करने लगते। लेकिन जितनी ऊंचाई किसी संस्था को मिलती है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी उसके सामने आती हैं। समय बदल रहा था। भारत के राजनीतिक हालात भी बदलने लगे थे। अनेक नए राज्य उभर रहे थे। सत्ता संघर्ष बढ़ने लगा था। फिर भी नालंदा अपने ज्ञान के दीप को जलाए हुए था। उसे शायद यह आभास भी नहीं था कि आने वाली सदियों में इतिहास की आंधी उसकी ओर बढ़ रही है। एक ऐसी आंधी जो केवल भवनों को ही नहीं, बल्कि सदियों से संचित ज्ञान को भी अपनी चपेट में लेने वाली थी। उस भयावह मोड़ की शुरुआत कैसे हुई और नालंदा के स्वर्णिम युग के सामने पहली बड़ी चुनौती कब आई, यही जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 3, स्वर्णिम शिखर और विनाश की आहट। समय किसी नदी की तरह बहता रहा। वर्षों ने दशकों का रूप लिया और दशकों ने सदियों का। नालंदा विश्वविद्यालय अब केवल भारत ही नहीं, पूरे एशिया के ज्ञान जगत का सबसे उज्जवल नक्षत्र बन चुका था। उसकी प्रतिष्ठा इतनी दूर तक फैल चुकी थी कि यदि किसी विद्वान को अपने ज्ञान की सर्वोच्च परीक्षा देनी होती, तो उसका मार्ग अंततः नालंदा की ओर ही मुड़ता। विश्वविद्यालय के विशाल प्रांगण में हर दिन एक नया दृश्य जन्म लेता था। कहीं आचार्य दर्शन पर गंभीर चर्चा कर रहे होते, कहीं युवा विद्यार्थी संस्कृत के कठिन ग्रंथों का अर्थ समझने में लगे होते, तो कहीं विदेशी भिक्षु भारतीय भाषाएं सीख रहे होते। कोई औषधियों पर शोध कर रहा था, तो कोई तारों की गति का अध्ययन। ऐसा लगता था मानो संसार का समस्त ज्ञान एक ही स्थान पर एकत्र हो गया हो। उसी समय चीन से एक महान बौद्ध भिक्षु भारत पहुंचे। उनका नाम था ह्वेनसांग। ज्ञान की खोज उन्हें हजारों कोस दूर अपने देश से भारत तक ले आई थी। उन्होंने अनेक कठिनाइयां झेलीं, ऊंचे पर्वत पार किए, रेगिस्तानों की तपती रेत पर चलकर अंततः नालंदा के द्वार तक पहुंचे। जब उन्होंने पहली बार विश्वविद्यालय को देखा, तो वे कुछ क्षणों तक मौन खड़े रहे। उनके सामने ऊंची ऊंची इमारतें थीं, सुव्यवस्थित उद्यान थे, शांत सरोवर थे और लाल ईंटों से बने भव्य मठ थे। चारों ओर अध्ययन का ऐसा वातावरण था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने प्रवेश की अनुमति मांगी। परंपरा के अनुसार उनकी भी परीक्षा ली गई। प्रश्न कठिन थे, उत्तरों में गहराई चाहिए थी। ह्वेनसांग ने धैर्य और विनम्रता के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। उनकी प्रतिभा देखकर विश्वविद्यालय के महान आचार्य शीलभद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। शीलभद्र उस समय नालंदा के सबसे प्रतिष्ठित आचार्यों में गिने जाते थे। उनकी विद्वत्ता का सम्मान दूर दूर तक था। वे केवल बौद्ध दर्शन के ही नहीं, अनेक शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। ह्वेनसांग ने कई वर्षों तक उनके सान्निध्य में अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत सीखी, भारतीय दर्शन को समझा और नालंदा के जीवन को बहुत निकट से देखा। जब वे अपने देश लौटे, तो अपने साथ केवल ग्रंथ ही नहीं ले गए, वे अपने साथ नालंदा की आत्मा भी ले गए। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इस विश्वविद्यालय का इतना विस्तृत वर्णन किया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया। उनके विवरण से संसार को पता चला कि नालंदा में शिक्षा केवल बुद्धि का विकास नहीं करती थी, बल्कि मनुष्य के चरित्र का भी निर्माण करती थी। दिन बीतते गए। नालंदा में नए नए ग्रंथ लिखे जा रहे थे। पुराने ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की जा रही थीं। दूर देशों से आए विद्वान यहाँ के ज्ञान को अपनी भाषाओं में अनुवादित कर रहे थे। भारत से निकलकर यह ज्ञान तिब्बत, चीन, कोरिया और जापान तक पहुंच रहा था। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय निरंतर समृद्ध होता जा रहा था। कहा जाता है कि उसके विभिन्न भवनों में दुर्लभ पांडुलिपियों का इतना विशाल संग्रह था कि विद्वानों को किसी भी विषय पर अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री यहीं मिल जाती थी।
ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखे गए ग्रंथों को बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखा जाता था। नमी, धूल और अग्नि से उनकी रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाती थी। ज्ञान की यह धरोहर केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। हर आचार्य अपने अनुभवों को भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाता था। इस प्रकार नालंदा में केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवित परंपरा भी सुरक्षित थी। लेकिन इतिहास का एक नियम है, कोई भी स्वर्णिम युग सदा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे भारत की राजनीतिक स्थिति बदलने लगी। गुप्त साम्राज्य का वैभव कम होने लगा। अनेक छोटे छोटे राज्य उभर आए। राजाओं के बीच संघर्ष बढ़ने लगे। सत्ता बार बार बदलने लगी। फिर भी नालंदा अपनी गति से चलता रहा, क्योंकि विभिन्न राजाओं ने समय समय पर उसे संरक्षण दिया। विशेषकर पाल शासकों ने नालंदा को भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने नए भवन बनवाए, विद्वानों को संरक्षण दिया और विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया। अनेक गांवों की आय नालंदा के संचालन के लिए समर्पित कर दी गई थी। उन गांवों के किसान अपनी उपज का एक भाग विश्वविद्यालय को देते थे। उसी से विद्यार्थियों के भोजन, वस्त्र और अध्ययन की व्यवस्था होती थी। यह व्यवस्था अपने समय से बहुत आगे थी। किसी विद्यार्थी को धन के कारण शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ता था। यदि उसके भीतर सीखने की लगन थी, तो नालंदा उसके लिए अपने द्वार खोल देता था। लेकिन इसी बीच एक और परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगा। उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर नए आक्रमणकारी दिखाई देने लगे। पहले उनकी संख्या कम थी, फिर उनके अभियान बढ़ने लगे। कई नगर लूटे गए। अनेक मंदिर और शिक्षण केंद्र भी उनके आक्रमणों का शिकार बने। मगध उस समय अपेक्षाकृत शांत था। नालंदा के आचार्य अपने अध्ययन में व्यस्त थे। उन्हें विश्वास था कि ज्ञान का मंदिर किसी का शत्रु नहीं होता, इसलिए शायद कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परंतु इतिहास हमेशा आदर्शों के अनुसार नहीं चलता। कुछ व्यापारियों ने यात्रा के दौरान समाचार लाकर सुनाए कि उत्तर भारत के अनेक भागों में अस्थिरता बढ़ रही है। कुछ भिक्षुओं ने भी बताया कि रास्ते पहले जितने सुरक्षित नहीं रहे। विदेशी विद्यार्थियों का आना थोड़ा कठिन होने लगा। फिर भी विश्वविद्यालय का जीवन चलता रहा। एक शाम शीलभद्र जैसे एक वृद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था। लालिमा पूरे परिसर पर फैल गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, ज्ञान का दीपक तब तक जलता है जब तक उसे जलाने वाले लोग जागते रहते हैं। भवन टूट सकते हैं, राज्य बदल सकते हैं, लेकिन यदि ज्ञान जीवित रहा तो सभ्यता फिर उठ खड़ी होगी। शिष्य उस समय इन शब्दों का गहरा अर्थ नहीं समझ पाए। वे नहीं जानते थे कि भविष्य इन वाक्यों को कितना सत्य सिद्ध करने वाला है। कुछ वर्षों बाद नालंदा का वातावरण बदलने लगा। यात्रियों की संख्या कम होने लगी। राजनीतिक संरक्षण पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। आसपास के क्षेत्रों में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगी। फिर भी पुस्तकालय के दीपक जल रहे थे। कक्षाओं में अध्ययन जारी था। वाद विवाद होते रहे। विद्वान ग्रंथ लिखते रहे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह शांति एक दिन अचानक टूट जाएगी। क्षितिज पर एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो केवल ईंटों और पत्थरों को नहीं, बल्कि सदियों की संचित स्मृति को भी राख में बदल देने वाला था। और जब वह दिन आएगा तो केवल नालंदा ही नहीं रोएगा, पूरा मानव इतिहास उस क्षति को सदियों तक याद करेगा। उस हृदय विदारक घटना, ज्ञान के सबसे बड़े भंडार के विनाश और उसके बाद भी जीवित बची नालंदा की अमर विरासत की कथा हम अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 4। जब ज्ञान की ज्योति अग्नि में घिर गई, समय का पहिया लगातार घूमता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय अब भी ज्ञान का दीपक जलाए हुए था, लेकिन उसके चारों ओर इतिहास की हवाएं बदल चुकी थीं। जिन राजाओं का संरक्षण उसे वर्षों तक मिलता रहा था, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। छोटे छोटे राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ रहे थे और उत्तर भारत में नए आक्रमणों की आहट सुनाई देने लगी थी। विश्वविद्यालय के भीतर जीवन पहले की तरह चलता रहा। प्रातःकाल की प्रार्थनाएं होती, आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते, पुस्तकालयों में पांडुलिपियां लिखी जाती और विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ चलता रहता। ऐसा प्रतीत होता था मानो बाहरी संसार की अशांति इस पवित्र स्थान तक कभी पहुंच ही नहीं सकेगी। किंतु इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां अक्सर तब घटती हैं जब लोग स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित समझने लगते हैं। 12वीं शताब्दी का अंतिम समय था। उत्तर भारत के अनेक भागों में तुर्क सेनाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उन्हीं सेनापतियों में एक नाम था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। वह तेज गति से अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता था। उसका उद्देश्य नए क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करना था और उसके मार्ग में आने वाले नगर,
मंदिर तथा शिक्षण संस्थान भी विनाश से अछूते नहीं रहे। जब उसकी सेना मगध की ओर बढ़ी, तब नालंदा के अधिकांश विद्वानों को इस आने वाले संकट का अनुमान तक नहीं था। एक सुबह विश्वविद्यालय का वातावरण सामान्य था। विद्यार्थी अध्ययन में व्यस्त थे। कुछ आचार्य पुस्तकालय में दुर्लभ पांडुलिपियों का अध्ययन कर रहे थे। कुछ भिक्षु ध्यान में लीन थे। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर धूल का एक विशाल गुब्बार क्षितिज पर दिखाई दिया। कुछ ही देर में यह स्पष्ट हो गया कि एक बड़ी सेना विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रही है। नालंदा युद्ध का स्थान नहीं था। वहां न तो सैनिक थे और न ही कोई विशाल रक्षा व्यवस्था। वहां रहने वाले लोग विद्वान थे, साधक थे, शिक्षक थे। उनके हाथों में शस्त्र नहीं, केवल ग्रंथ थे। सेना ने परिसर को चारों ओर से घेर लिया। जो कुछ उसके बाद हुआ, उसने मानव इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में अपना स्थान बना लिया। भवनों में आग लगा दी गई। अनेक मठ ध्वस्त कर दिए गए। जो विद्वान बचने का प्रयास कर रहे थे, वे भय और असहायता के बीच इधर उधर भागने लगे। कई आचार्यों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाने का प्रयास किया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक वृद्ध आचार्य अपनी कांपती हुई हथेलियों में ताड़पत्रों का एक बंडल लिए दौड़ रहे हैं। उनके पीछे आग की लपटें बढ़ती चली आ रही हैं। वे जानते हैं कि शायद उनका जीवन अब अधिक देर का नहीं है, लेकिन उनके मन में केवल एक ही चिंता है। यदि ये ग्रंथ बच जाए, तो आने वाली पीढ़ियां ज्ञान से वंचित नहीं होंगी। कई शिष्यों ने भी अपने गुरुओं का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने जितनी पांडुलिपियां उठा सकते थे, उठाईं और उन्हें लेकर परिसर से बाहर निकलने का प्रयास किया। कुछ सफल हुए, अनेक नहीं हो सके। सबसे बड़ा आघात विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय को पहुंचा। उस पुस्तकालय में सदियों से संचित ज्ञान सुरक्षित था। दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल, व्याकरण, साहित्य, आयुर्वेद और अनेक विषयों पर दुर्लभ ग्रंथ वहां संरक्षित थे। अनेक पांडुलिपियां ऐसी थीं जिनकी दूसरी प्रतिलिपि कहीं और उपलब्ध नहीं थी। जब आग पुस्तकालय तक पहुंची, तो केवल भवन नहीं जले, मानव सभ्यता की अनगिनत स्मृतियां भी अग्नि में समा गईं। लोकप्रिय परंपराओं में यह उल्लेख मिलता है कि पुस्तकालय में इतनी अधिक पांडुलिपियां थीं कि आग लंबे समय तक धधकती रही। यद्यपि इस अवधि के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं और इतिहासकार इनके विवरणों पर मतभेद रखते हैं, फिर भी इस बात पर व्यापक सहमति है कि यह विनाश अत्यंत भीषण था और उससे ज्ञान की अपूरणीय क्षति हुई। धुएं के विशाल बादल आकाश में उठ रहे थे। जिन गलियारों में कभी शास्त्रार्थ की आवाज गूंजती थी, वहां अब केवल आग की गर्जना सुनाई दे रही थी। जिन कक्षों में विद्यार्थी भविष्य के स्वप्न देखते थे, वे अब राख में बदल रहे थे। और जिन हाथों ने जीवन भर ज्ञान लिखा था, वे उसी ज्ञान को बचाने की अंतिम कोशिश कर रहे थे। कुछ विद्वान किसी प्रकार तिब्बत और नेपाल की ओर निकल गए। वे अपने साथ जितनी पांडुलिपियां ले जा सकते थे, लेकर चले गए। बाद के वर्षों में इन्हीं ग्रंथों के आधार पर अनेक भारतीय बौद्ध ग्रंथ तिब्बती भाषा में सुरक्षित रह सके। यदि वे विद्वान उस समय साहस न दिखाते, तो शायद वह ज्ञान भी सदा के लिए नष्ट हो जाता। नालंदा का परिसर धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन वह शांति वैसी नहीं थी जैसी कभी ध्यान के समय होती थी। यह एक उजड़े हुए नगर की शांति थी। दीवारें खड़ी थीं, पर उनमें जीवन नहीं था। आंगन थे, पर उनमें विद्यार्थियों की हंसी नहीं थी। पुस्तकालय था, पर उसके भीतर केवल राख बची थी। इतिहास के उस क्षण में ऐसा लगा मानो ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया हो। किंतु क्या वास्तव में ऐसा हुआ? नहीं। भवन नष्ट हो सकते हैं, पर विचारों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। नालंदा के आचार्यों ने जो शिक्षा अपने शिष्यों को दी थी, वह उनके साथ दूर देशों तक पहुंच चुकी थी। चीन, तिब्बत, कोरिया और अन्य क्षेत्रों में सुरक्षित ग्रंथों ने इस परंपरा को जीवित रखा। भारतीय दर्शन, बौद्ध चिंतन और नालंदा की शिक्षण पद्धति आने वाली अनेक शताब्दियों तक एशिया की बौद्धिक धारा को प्रभावित करती रही। नालंदा भले ही राख में बदल गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जीवित थी। सदियां बीत गईं, राख पर मिट्टी जम गई, भव्य भवन खंडहर बन गए। लोगों ने उस स्थान को धीरे धीरे भुला दिया, लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह नहीं मरता। वह किसी न किसी रूप में स्वयं को फिर से प्रकट करता है। और एक दिन ऐसा ही हुआ। धरती के नीचे दबा हुआ नालंदा फिर से दुनिया के सामने आने लगा। पुरातत्वविदों ने उन खंडहरों को खोज निकाला और पूरी दुनिया ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि कभी यहां सचमुच ज्ञान का एक विराट साम्राज्य खड़ा था। नालंदा की उसी पुनर्खोज, उसकी आधुनिक पुनर्स्थापना
और आज की दुनिया के लिए उसकी अमर विरासत की प्रेरणादायक कहानी हम अंतिम अध्याय में जानेंगे। अध्याय 5, राख से पुनर्जन्म और अमर विरासत। सदियां बीत गईं। जिन प्रांगणों में कभी हजारों विद्यार्थियों के चरणों की आहट सुनाई देती थी, वहां अब केवल हवा की सरसराहट थी। जिन दीवारों पर ज्ञान की गूंज बसती थी, उन पर समय की धूल जम चुकी थी। नालंदा का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा गया था। लोगों को इतना भर ज्ञात था कि कभी बिहार की इस धरती पर एक महान विश्वविद्यालय हुआ करता था, पर उसका वास्तविक स्वरूप कैसा था, यह धीरे धीरे स्मृतियों से ओझल होता चला गया। लेकिन सत्य कभी पूरी तरह मिटता नहीं। 19वीं शताब्दी में कुछ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने प्राचीन यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का अध्ययन करना शुरू किया। विशेष रूप से चीनी यात्री वेन सांग और इत्सिंग के वर्णनों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उन विवरणों में जिस महान विश्वविद्यालय का वर्णन था, उसके अवशेष आखिर कहाँ थे? इस प्रश्न ने अनेक खोजों को जन्म दिया। धीरे धीरे बिहार के नालंदा क्षेत्र में खुदाई प्रारंभ हुई। मिट्टी की परतें हटाई जाने लगीं। हर फावड़े के साथ इतिहास का एक नया पन्ना सामने आने लगा। लाल ईंटों से बनी विशाल दीवारें दिखाई दीं। प्राचीन मठों के अवशेष मिले। अध्ययन कक्ष, प्रार्थना स्थल, आंगन, जलाशय और गलियारे एक एक करके धरती से बाहर आने लगे। पुरातत्वविद आश्चर्यचकित थे। जो कुछ सदियों तक केवल कथाओं में जीवित था, वह अब उनके सामने वास्तविक रूप में खड़ा था। इन अवशेषों ने सिद्ध कर दिया कि नालंदा केवल एक साधारण शिक्षण संस्था नहीं थी। यह अत्यंत सुव्यवस्थित, विशाल और दूरदर्शी योजना के अनुसार निर्मित एक अद्वितीय विश्वविद्यालय था। यहाँ शिक्षा, निवास, अध्ययन, चिंतन और आध्यात्मिक साधना सभी का संतुलित समन्वय दिखाई देता था। जब इन खोजों की जानकारी संसार तक पहुंची, तो विश्व भर के इतिहासकारों का ध्यान नालंदा की ओर गया। अनेक देशों के विद्वान यहां आए। उन्होंने ईंटों की बनावट का अध्ययन किया, शिलालेखों को पढ़ा, मूर्तियों का विश्लेषण किया और उन अवशेषों को समझने का प्रयास किया जो कभी ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र का हिस्सा थे। हर खोज एक नई कहानी कहती थी। कहीं बुद्ध की शांत प्रतिमा मिली, कहीं ताम्रपत्रों के अवशेष, कहीं प्राचीन मुद्राएं, कहीं ऐसे स्थापत्य चिन्ह जो उस समय की अद्भुत वास्तुकला का प्रमाण थे। इन सब ने मिलकर यह स्पष्ट कर दिया कि नालंदा केवल भारत की धरोहर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता की साझा विरासत है। समय आगे बढ़ता गया। एक ओर पुरातत्वविद अतीत को समझने में लगे थे, तो दूसरी ओर शिक्षा जगत में यह विचार जन्म लेने लगा कि क्या नालंदा की महान परंपरा को फिर से जीवित किया जा सकता है। यह केवल एक भवन बनाने का प्रश्न नहीं था। प्रश्न यह था कि क्या उस विचार को पुनर्जीवित किया जा सकता है, जिसके कारण कभी पूरी दुनिया भारत की ओर ज्ञान प्राप्त करने आती थी। इसी सोच ने आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 21वीं शताब्दी में अनेक देशों के सहयोग से इस प्राचीन परंपरा को नए रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास आरंभ हुआ। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विभिन्न देशों के बीच ज्ञान, संस्कृति और संवाद का सेतु बनना है। यह प्रयास मानो उस अधूरे स्वप्न को फिर से पूरा करने का संकल्प था, जो सदियों पहले आग की लपटों में अधूरा रह गया था। आज जब कोई विद्यार्थी आधुनिक नालंदा की धरती पर कदम रखता है, तो वह केवल एक परिसर में प्रवेश नहीं करता। वह उस परंपरा से जुड़ता है जिसने कभी संसार को यह सिखाया था कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं, बल्कि मनुष्य को बेहतर बनाना है। प्राचीन नालंदा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इमारतें नहीं थीं। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, विचारों का सम्मान, विभिन्न मतों के बीच संवाद, ज्ञान को बांटने की उदारता। और यही वे मूल्य हैं जिनकी आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी तब थी। आज संसार तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा और डिजिटल क्रांति ने जीवन को बदल दिया है। लेकिन यदि ज्ञान के साथ विनम्रता न हो, यदि विज्ञान के साथ करुणा न हो, यदि बुद्धि के साथ नैतिकता न हो, तो प्रगति अधूरी रह जाती है। नालंदा हमें यही सिखाता है। वह बताता है कि सभ्यता की सबसे बड़ी संपत्ति सोना या चांदी नहीं होती। सबसे बड़ी संपत्ति होती है ज्ञान, और उससे भी बड़ी संपत्ति होती है उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी। जब हम नालंदा के खंडहरों के बीच चलते हैं, तो वहां केवल टूटी हुई ईंटें दिखाई नहीं देती।
ऐसा लगता है मानो वे दीवारें आज भी कुछ कहना चाहती हैं। वे कहती हैं, भवन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन विचार नहीं। पुस्तकें जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान की ज्योति नहीं। सभ्यताएं संकट में पड़ सकती हैं, लेकिन सीखने की इच्छा जीवित रहे तो पुनर्जन्म निश्चित है। यही कारण है कि नालंदा आज भी जीवित है। वह केवल बिहार में स्थित एक पुरातात्विक स्थल नहीं है। वह हर उस विद्यार्थी के भीतर जीवित है जो प्रश्न पूछने का साहस रखता है। वह हर उस शिक्षक के भीतर जीवित है जो अपने ज्ञान को निस्वार्थ भाव से बांटना चाहता है। और वह हर उस समाज में जीवित है जो पुस्तकों, विचारों और शिक्षा का सम्मान करता है। नालंदा की कहानी हमें अतीत का गौरव अवश्य दिखाती है, लेकिन उससे भी अधिक वह भविष्य की जिम्मेदारी का स्मरण कराती है। यदि हम ज्ञान की रक्षा करेंगे, शिक्षा का सम्मान करेंगे और संवाद की परंपरा को जीवित रखेंगे, तो नालंदा केवल इतिहास नहीं रहेगा, वह हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक बन जाएगा। इसी संदेश के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की यह प्रेरणादायक यात्रा यहीं पूर्ण होती है। अगली बार जब आप किसी पुस्तक को अपने हाथों में लें, किसी शिक्षक का सम्मान करें या किसी नए विचार को खुले मन से स्वीकार करें, तो एक क्षण के लिए उस महान विश्वविद्यालय को अवश्य याद कीजिए, जिसने सदियों पहले पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया था। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको नालंदा विश्वविद्यालय की यह ऐतिहासिक और प्रेरणादायक गाथा पसंद आई हो, तो इसे अवश्य पसंद करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और अपने विचार हमें टिप्पणी में लिखें। ऐसे ही इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तित्वों की रोचक ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक यात्रा के साथ। नमस्कार।